मेरा शत्रु नंबर है बीजेपी या उसका पीछे आरएसएस है वो। ये है मेरा शत्रु नंबर 1। पहले दलित समाज ये तय कर ले कि शत्रु नंबर 1 कौन है और शत्रु नंबर 2 कौन है। जब संविधान के पहले आप नागरिक थे ही नहीं, आप अछूत थे, कमर में झाड़ू और गले में मटका था, गांव के बाहर रहना होता था, खदेर खदेर के पिटाई लगती थी। उसके बाद जब आए तो बाबा साहब जवाहरलाल नेहरू तमाम लोगों के प्रयास से रिजर्वेशन लागू हुआ। तो यादव जाटव चमार भी एक कैटेगरी नहीं है ना, उसमें भी भाई बीजेपी से कुछ लोग जीते ही ना, मंत्री भी बने हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी जब बीजेपी की सरकार थी मंत्री थे। तो ये हमको नेता को तो छोड़ो, नेता को जिसको औकात है ना, किसी भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को जाके जनरल सीट से लड़वा दो 10-20। रिजर्व सीट बाबा साहब और तमाम एक एफर्ट था कि बन गया तो किसी न किसी को तो लड़ाना ही है। इस मुल्क को बनाने वाले को फ्री का राशन कहाँ से आया है? किसी घर में पैदा हुआ है? ये टैक्स पेयर के मनी से जा रहा है और हम लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं क्या? टैक्स पेयर का मनी का है ना। ये सब समझता है कि जनता खाली मूर्ख रहे, थाली पीटे या खाली वोट दे के हमको मिनिस्टर बनाते रहे। डॉक्टर अंबेडकर का एक इंटरव्यू है प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, और ये सब इसलिए कहना पड़ता है कि लोग जाके पढ़े भी, जो सुन रहे हैं वो पढ़े भी, 4 पन्ना पलटें। उसमें जो आइडियाज उन्होंने दिए हैं, पूरा ग्रेडेड इनइक्वालिटीज, हायरार्की, कि ऐसा समाज है जाति पर आधारित, जो जिस जन्म लेता है वही काम करता है। जब दलित लोग अपना शत्रु नंबर 1 डिसाइड नहीं कर पाया तो क्या किया जाए? मेरा शत्रु नंबर कौन है पूछो, हम बताते हैं। हाँ, मेरा शत्रु नंबर है बीजेपी या उसका पीछे आरएसएस है वो। ये है मेरा शत्रु नंबर 1। अब दलित लोग कंफ्यूज है कि शत्रु नंबर 1 है तो ये हाल तो होगा ही ना। कौन बीजेपी वाला क्यों गए थे उसके यहाँ, जब पता ही है कि उसका राजनीतिक जो पाठशाला है वो पाठशाला कहीं और से मनुस्मृति से ट्रेनिंग लेके आया है, सांसद बना है, तो उसके अंदर तो वैसे भी वो एरोगेंस तो रहेगा ही ना रहेगा। तो अभी तो तय ये होना है कि पहले दलित समाज ये तय कर ले कि शत्रु नंबर 1 कौन है और शत्रु नंबर 2 कौन है। दिक्कत ये आ रही है ना कि अब आरएसएस भी कह रही है, मोदी जी भी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2014 में आज़ादी मिली है। आरएसएस बीजेपी भी कह रहा है कि 2070 साल में क्या हुआ। तो वो लोग कहेंगे तो समझ में आती कि 70 साल उनको मनुस्मृति लागू करना था, वो नहीं लागू कर पाए। और 70 साल में बाबा साहब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, तमाम ऐसे लोग मिलकर एक मॉडर्न सेकुलर एक कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। तो अगर दलित ये कहने लगे कि 70 साल में क्या हुआ, शेड्यूल ट्राइब में मैं बोल रहा हूँ, ओबीसी में बहुत सारे लोग क्षत्रिय हैं, जैसे निरहुआ क्षत्रिय होगा, उसमें नहीं कह रहा हूँ मैं। अगर ये कहने लगे तब तो समस्या और ज़्यादा गंभीर है। जब संविधान के पहले आप नागरिक थे ही नहीं, आप अछूत थे, कमर में झाड़ू और गले में मटका था, गांव के बाहर रहना होता था, खदेर खदेर के पिटाई लगती थी। उसके बाद जब आए तो बाबा साहब जवाहरलाल नेहरू तमाम लोगों के प्रयास से रिजर्वेशन लागू हुआ, और लागू हुआ तो कम से कम एक मिडिल क्लास तैयार हुआ। देखिए कोट पैंट पहन के लोग घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे? तो लागू हुआ, यूनिवर्सिटी कॉलेज में जगह मिली, आपको IITs में एडमिशन्स हुए, है ना, मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, IPS बने। अगर ये समाज भी अगर कहे कि 70 साल में क्या हुआ, हमें हुक्मरान बनना था, तो हुक्मरान कितने लोग बनोगे भाई? लेकिन मेरा एक और सवाल है, जो समाजवादी हो गई, RJD हो गई, इनके यादव और बीजेपी के यादवों से अलग है। पॉलिटिकल ट्रेनिंग पे फर्क पड़ता है ना। जो आरएसएस में जाटव है और जो सपा में जाटव है, जो बसपा में जाटव है, दोनों अंतर नहीं है। ये तो किस तरह का फिलॉसफी की ट्रेनिंग आपको दी जाती है ना, उसमें फर्क पड़ता है ना। तो यादव जाटव चमार भी एक कैटेगरी नहीं है ना, उसमें भी भाई बीजेपी से कुछ लोग जीते ही ना, मंत्री भी बने हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी जब बीजेपी की सरकार थी मंत्री थे। तो ये हमको नेता को तो छोड़ो, नेता को जिसको औकात है ना, किसी भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को जाके जनरल सीट से लड़वा दो 10-20। रिजर्व सीट बाबा साहब और तमाम एक एफर्ट था कि बन गया तो किसी न किसी को तो लड़ाना ही है, पट्टा किसी पे बन जाएगा तो कोई ना कोई तो जीतेगा ही ना। अगर इतना आप दलित प्रिय हैं तो आप एक काम करो, जाके और जो ओपन सीट है वहां से लड़के जितवाओ। और क्यों सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री देते हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री दो, उसको रेल मंत्रालय दो, फॉरेन मिनिस्ट्री दो। फाइनेंस की जानकारी भी तो होनी चाहिए ना। नहीं तो सबकी जानकारी थोड़ी होती है क्या, सब मिनिस्ट्री, तो बाबू लोग वहाँ काम करता है, वहाँ तो बाबू लोग के ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं। मिनिस्टर को कन्विंस करना होता है, मिनिस्टर सवाल जवाब करता है, तो सबको सब जवाब। साइंस टेक्नोलॉजी में जो मिनिस्टर बना हुआ IIT से पढ़ के आया क्या? तो बनाओ तब ना समझेंगे।
तो इसलिए इन लोग को जो है ना समाज को समझना पड़ेगा कि आपके राजनीतिक शत्रु एक कौन है और दो कौन है, और समाज को ये जो है ना नशा जो है ना राजनीति करने का पूरे समाज को, इससे निकलकर सीधा और सीधा एजेंडा सेटिंग, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, डिग्निटी, ये सवाल पे समाज आए, खड़े हो। आएगा कैसे? उसे तो नहीं राशन मिल रहा है। नहीं ऐसा है ना, तब भी इस मुल्क को बनाने वाले को फ्री का राशन कहाँ से आया है? किसी घर में पैदा हुआ है? ये टैक्स पेयर के मनी से जा रहा है, और हम लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं क्या? टैक्स पेयर का मनी का है ना। तो क्या है, इसके पहले राशन नहीं मिल रहा था लोगों को? मिल रहा था, नहीं मिल रहा था? फ्री में एजुकेशन मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? 424 रुपये कॉलेज का फीस देकर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। पूरे जीवन में 8,000 रुपये फीस दिया होगा मैक्सिमम। आज एक सेमेस्टर का फीस मेरा बेटा भरता है ना 29,000 रुपये है। तो ये महंगाई कैसे बढ़ी? पहले तो 2 रुपया, पहले तो स्टाइपेंड मिलता था छात्रों को। मोदी सरकार से पूछिए और सरकारों से कितने स्कॉलरशिप दे रहे हो, कितने बढ़ा रहे हो, क्या क्या कंडीशन लगा रहे हो। पहले तो फीस भी नहीं लगती थी SC ST छात्रों को, और तो बजट भी घटा दिया एजुकेशन। बस सब घटा दिया। पिछले 8 साल में हर साल उठाकर देखिए आंकड़े, तो बजट घटता गया, और जो एलोकेटेड फंड है उसमें से भी जो है ना खर्चा पूरा नहीं हुआ। और इन नेता सब इतना पागल किए हमारे समाज को, उसके जहन में आता ही नहीं कि ये सवाल पूछना है। यहाँ जितना हुक्का राम सब मीटिंग करता है, कभी उसे पूछे हो कि एजुकेशन के बजट पर क्या चर्चा है, क्या आपकी राय है? 8 साल का उठा के देख लीजिए, आपको डेटा में दे दूंगा। हर साल डिटोरिएट हो रहा है। ये सब के एजेंडा पे है ही नहीं। ये सब समझता है कि जनता खाली मूर्ख रहे, ताली पीटे, थाली पीटे, या खाली वोट दे के हमको मिनिस्टर बनाते रहे। लेकिन सर, तो हम जनता के पक्ष में हैं, हम नेता के पक्ष में नहीं है, जनता के पक्ष में। जनता को यूनाइट करो, नेता अपने आप डर के मारे यूनाइट हो। अरे भाई, तो इसमें संदेह कहाँ पे है? डॉक्टर अंबेडकर का एक इंटरव्यू है, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, और ये सब इसलिए कहना पड़ता है कि लोग जाके पढ़े भी, जो सुन रहे हैं वो पढ़े भी, 4 पन्ना पलटें। उसमें जो आइडियाज उन्होंने दिए हैं, पूरा ग्रेडेड इनइक्वालिटीज, हायरार्की, कि ऐसा समाज है जाति पर आधारित, जो जिस जन्म लेता है वही काम करता है, इतना आधारित है। तो अब तुम लोग बढ़िया कपड़ा पहनो ना, देखो शर्ट, देखो, दिखाओ जरा इसका शर्ट है, बढ़िया कपड़ा ब्रांडेड पहने हो। तो ये जो मनुवादी लोग हैं वो देख के अच्छा लगता होगा, कितना बढ़िया शर्ट पहने घूम रहे हो गोगल्स लगा के, तो नहीं अच्छा लगता। ऐसा काम करेगा कि तुम्हारे शर्ट उतर जाएं, तुम्हारे जीन्स उतर जाएं, गोगल्स भी निकल जाए, और जाओ खेत में BP और शुगर ठीक करते रहो। ऐसा साजिश होगा ये। आरक्षण खत्म, प्राइवेटाइजेशन आ गया, खत्म, नौकरी खत्म। नहीं समझ रहे हैं कि नेताओं ने और जो बड़े बड़े संगठन चलाने वालों ने उनको जो है नशे में रखा हुआ है। इसीलिए हम लोग जैसे आम लोगों की जिम्मेदारी है कि नशा निकाले, सुई उसको लगाओ, पहले एंटीडोट दो। रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा। तो इसीलिए कह रहा हूं ना कि पहले हम लोग, जनता तो सुनेगी नेता की बात, तो उनका तो करोड़ों में सुनता होगा, हमारा 5,000 लोग भी सुनेगा ना। इतने सारे यूट्यूबर्स हो, 5,000 लोग भी सुन लेगा, उसमें से 500 लोग भी अगर बात समझ गया तो 500 घर को एजुकेट कर दिए। वही सवाल खड़े करेगा ना। सवाल खड़े हो रहे हैं ना अब बहुत सारे। जब मैंने कहा कि चंदा दे रहे हो तो चंदा से पढ़ाओ बच्चों को अंग्रेजी में, कुछ अच्छा काम करो, खाली हवा में चंदा मत दो। चंदा दे रहे हो तो सवाल पूछो, तो उसका फर्क नजर नहीं आया।